Hello students, today in this lecture we are going to discuss liquids at rest. We are starting liquids at rest. तो बेटा liquids दो parts में होने वाला है, liquid at rest and liquid in motion. तो पहला part liquid at rest. तो liquid at rest में हम liquid को rest में assume करेंगे, मतलब liquid को equilibrium में assume करेंगे. तो जो चीजें हैं पहले कुछ बेसिक्स की बात करेंगे. सबसे पहली चीज थ्रस्ट. बेटा थ्रस्ट क्या होता है? बेटा जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन में टेंशन किया था, नॉर्मल रिएक्शन किया था, फ्रिक्शन किया था, तो ये अलग अलग नाम थे फोर्सेस के. तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बेटा थ्रस्ट भी एक फोर्स है जो फ्लूइड्स वो चीज होती है जो फ्लो कर सकती है, जैसे लिक्विड्स और गैसेस. तो बेटा लिक्विड्स और गैसेस जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो बेटा लिक्विड्स ने या गैसेस ने सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. ओके, सो इट इज द फोर्स. मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, नोट कर लें यहां. थ्रस्ट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स और गैसेस ऑन द surfaces in contact with them. ओके, तो सिर्फ ये नाम है. And the SI unit is of course again Newton. Then the second thing is pressure. Now what is pressure? देखिए, let us suppose it is the surface, okay, and we are just placing the block on the surface. तो बेटा ब्लॉक और सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो ब्लॉक ने सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, और जो बेटा कांटेक्ट है उसका जो एरिया है दैट इज सपोज से A. सो व्हाट इज प्रेशर? Pressure is force per unit area which is experienced by the surface or exerted on the surface. तो आप definition है, नोट करिए. Pressure is the force per unit area experienced by the surface or exerted on the surface. So pressure P is written as say F by A. F is the force exerted and A is the area on which this force is acting. Okay? Now this pressure is a scalar quantity. बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होता है and its SI unit is Newton per meter square. Newton per meter square, and this Newton per meter square is called Pascals. बात समझ आ गई? क्लियर? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर की. देखिए, अभी हमने डिस्कस किया प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. ओके बेटा, अगर एरिया कहीं ज्यादा होगा और फोर्स कांस्टेंट होगा, एरिया ज्यादा होगा, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो प्रेशर कम होता है. आपके स्कूल बैग्स हैं, आपके स्कूल बैग्स आप देखेंगे कि उनके जो हैंडल्स हैं जहां पर आप कैरी करते हैं स्कूल बैग को, वो काफी ब्रॉड बनाए जाते हैं. वो काफी ब्रॉड इसलिए बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स जिससे कि आपके शोल्डर्स पर प्रेशर कम आए. बेटा बैग का तो जितना वेट है उतना रहने वाला है. ओके, अगर कहीं वो हैंडल्स ब्रॉड की जगह थिन होते तो एरिया कम हो जाता. फोर्स तो कांस्टेंट था, अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यू आर गोइंग टू फील हर्ट. ओके, क्लियर? अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से बेटा जो रेलवे ट्रैक्स है, ट्रेन चलता है हमेशा रेलवे ट्रैक के ऊपर. देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर. देखिए सर, बेटा कोई भी रनिंग ट्रेन है, रनिंग ट्रेन हमेशा रेलवे ट्रैक के ऊपर चलेगा. ओके, अब बेटा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं पहले थिक सीमेंटेड ब्लॉक्स के ऊपर को उनको प्लेस किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें ग्राउंड पे फिट किया जाता है. ऐसा नहीं होता कि रेलवे ट्रैक्स को सीधा ग्राउंड के ऊपर बिछा दिया जाए और उसके ऊपर से ट्रेन निकाल दी जाए. देखते हैं ऐसा क्यों होता है. लेट अस सपोज इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेलवे ट्रैक, और अगर रेलवे ट्रैक को सीधा ग्राउंड के ऊपर बिछा दिया जाए तो जब इसके ऊपर से ट्रेन निकलेगी
तो ट्रेन का अपना कुछ वेट होगा, लेट अस सपोज द वेट इज W। आपको बेटा ट्रैक और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है उसका जो एरिया है लेट अस सपोज इट इज A1। तो जो रनिंग ट्रेन है वो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ लेट अस सपोज इट इज P1 and it will be equals to force upon area, so it is W divided by A1. So since we can say that this W is written as a P1 A1, it is the first situation। तो ये सिचुएशन फर्स्ट है, क्लियर। एक्चुअल में जो होता है हम बात उसकी करते हैं बेटा। पहले ग्राउंड पर थिक सीमेंटेड पिलर्स को बिछाया जाता है, उसके बाद रेलवे ट्रैक्स को इन थिक सीमेंटेड पिलर्स के ऊपर फिट किया जाता है। देखते हैं कैसे। Again, the area of cross section is the same railway track. Now this railway track is placed on the thick cemented pillar or the block, or it is the ground over which the cemented pillar is laid। तो अब ध्यान से देखिए, जब ट्रेन ट्रैक के ऊपर से निकलेगी रनिंग ट्रेन का वेट हमने पहले भी W रखा था, अभी भी W रख रहे हैं बेटा। ये जो सीमेंटेड ब्लॉक है और ग्राउंड है, इनके बीच में जो एरिया है दैट इज सपोज से A2। तो रनिंग ट्रेन अब क्या रही, फिर से ग्राउंड पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो लेट अस सपोज से द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द रनिंग ट्रेन ऑन द ग्राउंड इज से P2। इट इज अगेन इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। द फोर्स इज द वेट एंड द एरिया इज A2। So since this weight W is written as say P2 A2, got it? अब दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, दोनों सिचुएशंस में अगर हम प्रेशर्स की वैल्यूज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो we can say that this P1 A1 is equals to P2 A2। Clear? Now we can say that this P1 by P2 is equals to it is A2 by A1। अब क्लियरली आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, this A2 is greater than A1। Now this A2 is greater than A1. So since this ratio A2 by A1, this ratio A2 by A1, it will be greater than 1. Now if this ratio is greater than 1, then since this ratio of pressure P1 by P2, this implies that this P1 by P2 is greater than 1. That is since this P1 is greater than P2। तो सिंस क्या होगा, फर्स्ट केस में यह सिचुएशन सेकंड था, यह सिचुएशन सेकंड है। तो सिचुएशन सेकंड में और सिचुएशन फर्स्ट में बेटा कैलकुलेशन से मिला P1 इज ग्रेटर देन P2। मतलब फर्स्ट सिचुएशन में रनिंग ट्रेन ग्राउंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी देन द सेकंड वन। अब बेटा रनिंग ट्रेन ने अगर ग्राउंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया तो क्या होगा बेटा, ग्राउंड की यील्डिंग हो जाती है। बोलेंगे कि रेलवे ट्रैक ग्राउंड के अंदर धंस जाता है। अब रेलवे ट्रैक अगर ग्राउंड के अंदर धंस जाता है तो बेटा इट विल लीड टू रेल एक्सीडेंट। सो टू अवॉइड द रेल एक्सीडेंट्स, द रेलवे ट्रैक्स दे आर नॉट डायरेक्टली laid on the ground. First of all, on the ground the cemented pillars are laid and the railway tracks are fitted on these cemented pillars. Then the train is allowed to pass on the railway track. Got it, sirs? So these are some applications of pressure. So in the applications of pressure, one thing will be common: greater the area of contact, smaller will be the pressure. Okay, sirs? तो कुछ एप्लीकेशंस आपने बुक से प्रिपेयर करनी है, हर एक में आपने सिचुएशंस दो बनानी है, कंपेयर करना है, कैलकुलेशन कुछ ऐसे देनी है। सो बेटर ये रनिंग ट्रेन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, रनिंग ट्रेन। ओके, तो आप ये एप्लीकेशन एक बारी कॉपी कर लें, कैलकुलेशन एक बारी कॉपी कर लें। अगर आए 2 मार्क्स में कंपेयर करके आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है तो ये कैलकुलेशन आपने यूज करनी है। सो आप ये कैलकुलेशन एक बारी कॉपी करें। यस आंसर। अब बेटा बात करेंगे लिक्विड्स इन इक्विलिब्रियम। देखते हैं लिक्विड्स इक्विलिब्रियम में अगर हम लिक्विड के ऊपर फोर्स भी लगाते हैं तो फोर्स हमें कैसे लगाना है।
equilibrium of liquid. Take a look. Let us suppose this, we are having a container and the liquid is filled in the container. Got it, sense? अब बेटा देखिए, let us suppose we are exerting the force at this point say A on the free surface of the liquid. और ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने मार्क किया है, it is simply the direction of the force applied. It is the direction of the force applied. Let us suppose the force applied is say F and theta is the angle at which the force is applied with the free surface of the liquid. Now, since we can take the rectangular components of this force, one component F cos theta, it will be along the free surface of the liquid, and the other component S sin theta, it will be vertically downward. Now, since this F sin theta, it will be balanced. It will be balanced by the upward force which is exerted by the liquid on the point A. Okay, sirs? नीचे का जो लिक्विड है वो पॉइंट ए के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, लेट अस सपोज से R, this R it will balance S sin theta. R balances F sin theta. Okay, sirs? Now, what about this F cos theta? ध्यान से देखें आप फिगर में आप ध्यान से देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में R, डाउनवर्ड डायरेक्शन में S sin थीटा और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लग रहा है F cos थीटा. तो बेटा R ने तो S sin थीटा को बैलेंस कर लिया. बेटा इस F cos थीटा का क्या? अगर बेटा लिक्विड ने इक्विलिब्रियम में होना है या पॉइंट A अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यह हुआ कि this F cos theta it should be equal to 0. Now, for the equilibrium, this F cos theta, it should be equal to 0. अब देखिए, फोर्स तो हमने लगाया था. This F is not equal to 0. This implies that this cos of theta, it will be equal to 0. और बेटा cos theta 0 कब होता है हमें मालूम है, cos of 90 is also equal to 0. So from these two we can say that this theta is equal to 90 degrees. तो बेटा अगर हमें लिक्विड का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है और फोर्स भी लगाना है तो बेटा फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. तो सिंस ये डिस्कशन है, आप इस डिस्कशन को कॉपी करिए. बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी कंक्लूड that the force exerted on the liquid or by the liquid on the surface in contact with them should be in a perpendicular direction. Got it, sis? तो बेटा लिक्विड ने फोर्स लगाया है या आपने लिक्विड पर फोर्स लगाया, तो फोर्स का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो सिंस लिक्विड हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा. ओके, अब ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज अगेन इट इज अ कंटेनर और कंटेनर में हमने कोई लिक्विड फिलअप किया है और इस लिक्विड में लेट अस सपोज हम एक इमेजिनरी सिलेंडर को कंसीडर कर रहे हैं. क्लियर? तो बेटा ये जो लिक्विड है इस सिलेंडर पर कैसे फोर्सेस लगाएगा? लिक्विड सिलेंडर पर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से होगा. तो बेटा लिक्विड सिलेंडर की सरफेस पर चाहे फ्लैट सरफेसेस पर फोर्स लगाए या कर्व सरफेस पर फोर्स लगाए तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है. ओके, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम. The force exerted by the liquid on the cylinder which is present inside the liquid.
तो यहां पर लेट अस सपोज दिस वाज द लिक्विड दिस वे। ओके, तो बात समझ आ गई। फोर्स लग रहा है और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। बस एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? ना, अब देखिए बेटा, बात करेंगे कि लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है तो लिक्विड के इंटीरियर में हम कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस अगर होता है तो कितना होता है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in the liquid in equilibrium. Got it? तो स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, let us suppose it is a container in which the liquid is filled, और इस लिक्विड के अंदर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। तो लिक्विड के अंदर हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। तो मतलब स्टूडेंट्स, दिस इमेजिनरी सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड इज नथिंग बट द लिक्विड सिलेंडर। गॉट इट? अब बेटा ये जो लिक्विड है, ये सिलेंडर के टॉप फेस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, लेट अस सपोज से इट इज F1 एंड इन दिस डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा लिक्विड जो सिलेंडर के बॉटम फेस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज सपोज से F2 अगेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका जो वेट होगा mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गई बात? Further, let us suppose small h be the height of this imaginary cylinder, and we are just taking 2 points, say the point A on the top face and the point B on the bottom face. तो सर आपने पहले ये फिगर कॉपी करना है। ये फिगर कॉपी करने के बाद मैं कंसिडरेशंस आपको डिक्टेट कर रहा हूं, नोट करिए आप। कंसिडर the liquid filled in the container which is in equilibrium, full stop. Imagine the liquid cylinder of height small h and area of cross section small a inside the liquid, full stop. Now in the next slide, the forces acting on the cylinder are, next line फर्स्ट करके लिखे, फर्स्ट करके लिखे, फर्स्ट is the force F1, force F1 on the top face of the imaginary liquid cylinder by the liquid above it. Second लिखे, the force F2, the force F2 exerted on the bottom face of the imaginary liquid cylinder which is vertically upward. Third लिखे, weight mg of the imaginary liquid cylinder. ओके स्टूडेंट्स? अब देखिए, क्योंकि लिक्विड कंटेनर के अंदर है और कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, तो लिक्विड के अंदर जो इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर कंसीडर किया है वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इन इक्विलिब्रियम the total upward force will be equal to the total downward force. The total upward force, it should be
total downward force. Now says the total upward force in the figure, the upward force is only F2. The upward force is only F2. So this F2 should be equal to the total downward force. And the total downward force is, say, F1 plus mg. Okay? So we can write this expression as, say, F2 minus, say, F1 is equals to mg. Okay? तो लिक्विड के टॉप फेस के ऊपर, सिलेंडर के टॉप फेस के ऊपर लिक्विड ने फोर्स F1 लगाया और सिलेंडर के बॉटम फेस के ऊपर लिक्विड ने फोर्स F2 लगाया. ओके बेटा, इमेजिनरी लिक्विड सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए हमने कंसीडर किया है. तो सिंस वी कैन से कि लिक्विड ने टॉप फेस के ऊपर प्रेशर लगाया और बॉटम फेस के ऊपर प्रेशर लगाया. सो वी कैन से P1 इज द प्रेशर. लिखिए बेटा, स्टेटमेंट लिखिए. P1 is the pressure exerted by the liquid on the top face of the imaginary cylinder. Then this P1 is written as, it is say force upon area, F1 by A. F1 by A. This A is the area of cross section of the imaginary cylinder. And since this P2, next slide में लिखिए. P2 is the pressure exerted by the liquid on the bottom face of the imaginary cylinder. So again, this P2 can be written as, say, F2 divided by small a. So since from the definition of pressure we can say that this F1 is equals to P1 into A and this F2 is equals to, say, P2 into A. Okay, sirs? And the mass M of the imaginary cylinder is written as, say, the volume of the cylinder. The volume of the cylinder, it will be height of the cylinder multiplied with the area of cross section. This area of cross section multiplied with h, it is the volume of the cylinder multiplied with the density rho. Rho is, say, the density of the liquid. So since placing all these three values in this above equation, we can say it is P2A minus of P1A is equals to, let us say, h into A into rho into, say, g. H, A, rho, g. Rho is the density of the liquid. Now since this small a, small a, small a, it is cancelled out. Now we can say that this P2 minus, say, P1, it is equals to, say, h rho g. Okay, sirs? So this P2 is the pressure exerted at the point, say, B by the liquid. P1 is the pressure exerted at the point A by the liquid. अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन को देखिए. P2 minus P1 is a positive quantity. So we conclude that P2 is greater than P1. So from this equation we conclude that this P2 is greater than P1. Okay? अब बेटा देखिए, पॉइंट B पर प्रेशर P2 लग रहा है, पॉइंट A पर प्रेशर P1 लग रहा है, पॉइंट B का डेप्थ आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है. तो यहां से इस डिस्कशन से जो हमने कंक्लूड किया, यहां तक कॉपी करने के बाद मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने लिखनी है. From the discussion above, we conclude that the pressure exerted by the liquid is greater at the greater depth. That is, greater the depth inside the liquid, more is the pressure exerted by the liquid. बात समझ आ गई? तो सिर्फ आप पहले ये कैलकुलेशन कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. इट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन द लिक्विड. ओके, कॉपी करिए. यस सर, इट्स डन. नाउ बेटा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए. एक्सप्रेशन था P2 minus, say, P1 is was equals to, say, h rho g. Now if suppose the points they lies on the same horizontal level. If suppose this h is equals to 0. If this h is equals to 0, then we can say that the 2 points A and B, they lies on the same horizontal level. When the 2 points A and B are lying on the same horizontal level, then the vertical separation between these 2 points A and B, which was h, it will be 0. When this h is equals to 0, then this P2 minus P1 is equals to 0, and this P2 is equals to, say, P1. So from this discussion we conclude
that the liquid in equilibrium, it always exerts same pressure at all the points which lies on the same horizontal level. बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? ये स्टेटमेंट नोट कर लें आप. The liquid in equilibrium exert same pressure at all the different points which lies on the same horizontal level. Okay? Now the second thing. It is the first thing. Second thing. Now, if suppose the small g is equals to 0. Small g means the acceleration due to gravity is equals to 0. Or we can say that the container is present in a region in which there does not exist any gravity. तो बेटा एक ऐसी रीजन जहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट ना करे, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा, and this p2 minus a p1 is also equals to 0. So we can say that this p2 is equals to say p1. बात समझ आ गई? तो बेटा अगर ग्रेविटी फ्री रीजन में कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो पॉइंट्स ए और बी के बीच में सेपरेशन कितना भी हो या सेम हॉरिजॉन्टल पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बेटा ग्रेविटी फ्री रीजन में जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है, प्रेशर एट द डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड इज ऑलवेज सेम. ओके, इस स्टेटमेंट को नोट करें. प्रेशर exerted by the liquid in equilibrium is always same at the different points inside the liquid when the liquid is present in a gravity free region, or simply acceleration due to gravity is neglected. Got it, students? So students, it is all for today's discussion. आज सिर्फ इतना डिस्कस करना है. नेक्स्ट लेक्चर में we are going to discuss Pascal's law and the applications of Pascal's law. एग्जाम्पल से हाइड्रोलिक लिफ्ट. ओके, उसके बाद टाइम बचेगा, then we are going to discuss buoyant force, और टाइम बचेगा we are going to discuss Archimedes principle. So students, it is all for today.